हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 ईयर के पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस में क्या होगा बच्चा, क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो साथ साथ बताए जाएंगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा। आपका जो एम है 2023 के एनएसओ का, वहां बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चा। तो इस पेपर के गाइडलाइंस को हम जरा सा ओवरव्यू करें। हमें ओएमआर शीट को फिल करने के लिए, ओएमआर शीट जो हमारा होगा उसको फिल करने के लिए 10 मिनट प्रोवाइड किए जाएंगे, 10 मिनट्स दिए जाएंगे टू फिल द ओएमआर शीट। अब क्या क्या डाटा फिल करना है ओएमआर शीट में बच्चा, तो नेम, स्कूल का कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे आपको मार्क्स और रिजल्ट सेंड किए जाएंगे, साथ में आपको साइन करना है, साथ में आपको वहां साइन करना है। अब पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं इस पेपर में? 3 सेक्शन होगा। पहला सेक्शन होगा लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे जो कि मैं डील करूंगा। आपका लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन 10 क्वेश्चन होंगे। साइंस का सेक्शन जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के 35 क्वेश्चंस होंगे। साथ में एक अचीवर सेक्शन होगा जहां 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अचीवर सेक्शन का वेटेज बाकी सेक्शन से थोड़ा ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि क्या वेटेज है। इच क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स। अचीवर सेक्शन का हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा और बाकी सेक्शन के क्वेश्चन 1 मार्क इच, 1 मार्क इच। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? टोटल क्वेश्चन हो गए 50 और टोटल मार्क्स कितने हो गए इसके? टोटल मार्क्स हो गए 60, टोटल मार्क्स 60। अब क्वेश्चन कैसे होंगे? क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए, बी, सी और डी, और हर एक क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा। हर क्वेश्चन का 1 आंसर होगा, मोर देन 1 आंसर कभी नहीं होगा। उस आंसर को हमें सेलेक्ट करना है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब उस आंसर को सेलेक्ट करके ओएमआर शीट में कैसे फिल करेंगे? तो ब्लू ब्लैक पेन से क्वेश्चन नंबर के पास अलग अलग सर्कल बने होंगे, ए बी सी डी करके, उस सर्कल को ब्लू ब्लैक पेन या एचबी पेंसिल से डार्क कर देना है। कैसे डार्क करना है, चलो एक एग्जांपल से सीखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, इन वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कंडेंसेशन हम जानते हैं, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो इसका आंसर क्या हुआ बच्चा? इसका आंसर हुआ बी। तो अब इसको ओएमआर शीट में कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ, ये है 13 नंबर क्वेश्चन। आंसर क्या हो रहा है? बी। तो बी वाला सर्कल लो और इसको अच्छे से ब्लू ब्लैक पेन या एचबी पेंसिल से डार्क कर दो। हो गया, हमारा आंसर सेलेक्ट हो गया। एक से ज्यादा डार्क किसी भी क्वेश्चन में मत करना, और लास्ट में ओएमआर शीट आपका कलेक्ट कर लिया जाएगा, सबमिट कर देना है। चलिए, तो अब हम डील करेंगे क्या, 2020 और 21 के पेपर का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा साथ में बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कोडिंग और डिकोडिंग का। इसमें क्या होता है, एक कोडिंग दिया होता है, जैसे क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सितंबर। सितंबर को कैसे कोड किया है? ये सितंबर का कोडिंग है, TGSXEQEGS, ये सितंबर का कोडिंग है। अब हमसे पूछ रहा है इन द सेम कोड लैंग्वेज हाउ कैन यू कोड और हाउ कैन यू राइट कॉम्पेनियन। तो सबसे पहले हम सितंबर से फाइंड करते हैं क्या पैटर्न फॉलो किया है कोडिंग का। और इन क्वेश्चन में बच्चा हमेशा एलिमिनेशन ध्यान रखोगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या, पूरा का पूरा के चक्कर में मत पड़ो, क्वेश्चन ध्यान से देखो, ऑप्शन में चेंजेस है वहां फाइंड कर लो, पिन पॉइंट करो, आंसर निकल गया। चलो देखो, सितंबर SEPTEMBER, और सितंबर के लिए कोड क्या लिख रहा है? ये TGSX, ये सितंबर के लिए कोड लिख रहा है TGSXEQEGS। अब देखो,
हमसे पूछा किसका कोड है? हमसे पूछा है कॉम्पेनियन का कोड, COMPANION, कॉम्पेनियन का कोड पूछा है। एस से टी, एस से जस्ट अगला अल्फाबेट टी होता है, एस टी, यानी यहां पे 1+ हुआ है तो सर यहां भी 1+ होगा, सर यहां भी 1+ होगा। सी से डी, सब में डी है, कुछ मजा नहीं आया। अब ई से जाना है जी, ई एफ जी, 2 मूव किए हैं क्या? आप ओ से 2 मूव करो, ओ पी क्यू, ओ से 2 मूव करोगे तो क्यू, अब कुछ एलिमिनेट हुआ। डी के बाद एन, सर खत्म, डी के बाद पी, सर खत्म। अब बचे ये 2 ऑप्शन, यही था एलिमिनेशन। सिर्फ इतने साथ से हमने 2 ऑप्शन खत्म कर दिए, 50-50। अब आते हैं अगले पे, पी से एस, पी से एस कैसे मिलेगा? पी क्यू आर एस, 3+ हुआ है तो सर अगले में भी 3+ करके देखो, फायदा होने वाला वैसे है नहीं, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है। चलो यहां भी 3+ कर लेते हैं, MNOP। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, 1 2 3 4 5 अल्फाबेट तक सेम है, यानी इन दोनों का कोड फाइंड करके कुछ खासा फायदा नहीं मिलने वाला है। तो कहां फाइंड करोगे? इस M वाले को फाइंड करो, क्या रिलेशन है, ठीक। M से Q, M से Q, MNOPQ, तो सर यहां पे 4+ हुआ है, यहां पे 4+ हुआ है, तो इस N पे 4+ करना जरा, NOPQR, तो यहां मिलना है R। सर ध्यान से देखो, यहां है R। तो कंप्लीट कोडिंग के चक्कर में क्यों पड़े, हमारे पास ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लिए। आंसर क्या मिला इसका? आंसर मिला सी ऑप्शन। तो देखो क्या मिला, आप एलिमिनेट करते जाओ। जब डी और क्यू फाइंड कर लिए थे, पीटीए दोनों में सेम था, ये 3 फाइंड करते सेम ही निकल के आता, आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो आंसर तक पहुंचने के लिए क्या, जो डिफरेंट है उस पोजीशन को फाइंड कर लिए। यही है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है एनालिटिकल रीजनिंग का। यहां पे आपके पास एक फिगर दिया होता है, आपसे कहता है नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड करो, नंबर ऑफ ट्रायंगल। यहां हमसे पूछा है क्या, नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड करना। एक छोटा सा बेसिक फंडा आपको बता रहा है, जादू हो जाएगा। देखो अगर ऐसा शेप दिया हुआ है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम हैं, यहां पे नंबर ऑफ स्क्वायर 2 रोज और 2 कॉलम, यूनिफॉर्म शेप बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म शेप का, तो नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जितना रो या कॉलम है वहां से करो, पीछे चले जाओ, 5 हो गया। अगर मान लो 3 रो और 3 कॉलम का दे रखा है तो क्या करेंगे सर, 1 2, ओहो स्क्वायर जैसा नहीं बना सर, 1 2 3। अब यहां क्या करेंगे, यहां दे रखा है 3 रोज और 3 कॉलम्स, यहां नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा, जितना रो है वहां से स्क्वायर लिखना स्टार्ट करो, उल्टा चले जाओ 1 तक। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, 9 4 1, 14 हो गया इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर। तो अब यहां देखते हैं, ध्यान से देखो, इस शेप को देख रहे हैं, हम इस शेप को देख रहे हैं, इस आउटर शेप को। वन टू थ्री फोर, हम इस शेप को देख रहे हैं बच्चा, सिर्फ इस शेप को जो ड्रॉ किए हैं। तो कैसा मिला ये, 4 रो और 4 कॉलम मिला, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रो और 4 कॉलम मिल रहा है, पक्की बात है। तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्या बोले, जितना दिया हुआ है रो या कॉलम वहां से स्क्वायर लिखना स्टार्ट करो, उल्टा 1 पे चले जाओ, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 9 24, 16 9 25 4 28,
16 और 9, 25 प्लस 4, 29 प्लस 1, 30। कितना स्क्वायर हो गया यहाँ पे? 30 स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, ये भी तो एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर ये है, ये भी तो स्क्वायर है, और तो कहीं नहीं है, तो दो एक्स्ट्रा स्क्वायर हुए, टोटल स्क्वायर कितने हो गए? 30 प्लस ये दो रेड वाले 32। ऑप्शन चेक करो, 30, 28, 32, 35। आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 32। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये है हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन। ये दो फिगर एक दूसरे से रिलेटेड है, सेम रिलेशन अप्लाई करना है इस फिगर और इस फिगर के बीच में, तो यहां से ये हमको फाइंड करना है। देखो 5 एलिमेंट दिख रहा है, 5 के चक्कर में पड़ोगे परेशान हो जाओगे। किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करो, किसी एक एलिमेंट को, ये गलत दिया हुआ है, ये यहां पे सीधा n बनेगा। किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करो और वहां से मूव करना स्टार्ट करो। देखो एलिमिनेशन से बहुत जल्दी बनता है। ये एलिमेंट क्या हुआ है, पहले वाले में ऐसे है और सर दूसरे वाले में ऐसे हो गया, यानी ये क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। कितना? 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, और इस कॉर्नर से उठ के टॉप पे चला जा रहा है। तो सर इसके साथ भी वही काम होना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। तो सर ये इसको कैसे बनना है सर? इसको ऐसे बनना है। अब चारों ऑप्शन को साथ में चेक करो। सर एलिमिनेट, सर एलिमिनेट, सर एलिमिनेट। सर आंसर तो इतने से ही मिल गया, ए ऑप्शन। सिर्फ एक पॉइंट को पकड़े और आंसर मिल गया। हो सकता है कि आप किसी और एलिमेंट को सिलेक्ट हो, तो एक दो एलिमेंट सेलेक्ट करने पर पक्की बात है आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए चॉइस। आंसर क्या हुआ? ए चॉइस। एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। अब आता है मिरर एंड वाटर इमेज। देखो यहां क्वेश्चन पूछा है वाटर इमेज का। वाटर इमेज में क्या होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये वाटर लेयर हो गया। तो वाटर लेयर बिहेव्स एज अ मिरर। सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस ऑफ वाटर बिहेव्स एज अ मिरर। तो वाटर का जो सरफेस होगा वो मिरर की तरह बिहेव करेगा। अब ध्यान से सुनो बात को, जब ये मिरर की तरह बिहेव करेगा तो जब वाटर इमेज बनाएंगे तो क्या होगा? जो बॉटम पार्ट होगा, बॉटम पार्ट बिकम्स टॉप पार्ट ऑफ इमेज, और जो टॉप पार्ट होगा वो बॉटम बन जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो अब देखते हैं क्या होगा। सर ये बॉटम पे है, ऐसे ऐसा इसका इमेज ऐसे बनेगा, ठीक, और कलर्ड होगा। ये स्क्वायर बना लो, चलो। और इसका इमेज कैसे है? ये पॉइंटेड जो है वो नजदीक है, जो बॉटम है वो टॉप बनेगा, जो टॉप है वो बॉटम बनेगा। ये बॉटम है तो सर कुछ ऐसा बनेगा, बोलो कुछ ऐसा बनेगा। अब आ जाओ सीधा एलिमिनेशन पे। दोनों का दोनों शेडेड होना चाहिए, नॉट शेडेड एलिमिनेटेड, नॉट शेडेड एलिमिनेटेड। तो दो एलिमिनेशन तो हो गया। अब ये जो पार्ट है ये इस कॉर्नर पे है, इस कॉर्नर पे है, तो कुछ इसका ये यहां पे टच करेगा और ये इधर बनेगा, यानी यहां कॉर्नर टच होना चाहिए, दोनों में टच है, ठीक। एम जो है, एम का जब वाटर इमेज बनाओगे तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, ऊपर का पार्ट नीचे, तो एम का इमेज ऐसे बनेगा। तो ध्यान से देख लो क्या मिला आंसर, टी चॉइस इसका आंसर हो गया। इतना सिंपल फंडा है, जब वाटर इमेज करना है तो बॉटम टॉप बन जाएगा, टॉप जो है वो बॉटम बन जाएगा, और एलिमिनेशन हमेशा ध्यान देते रहोगे। तो आंसर क्या मिला इसका? सी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आता है क्यूब एंड डाइस का क्वेश्चन। हमारे पास क्या है, दो पोजीशन दे रखा है, दो पोजीशन दे रखा है, और क्या पूछे, देखो 6 सरफेसेस होते हैं, 6 फेसेस होंगे, तो 3 फेस आपको दिख रहा है। इस टॉप वाले के नीचे एक होगा, वो उसका अपोजिट फेस कहलाएगा। इस 4 के पीछे एक होगा, वो 4 का अपोजिट फेस कहलाएगा। 1 के पीछे एक होगा, वो 1 का अपोजिट फेस कहलाएगा। तो कभी भी पोजीशन दिया होगा तो 3 फेस दिखेंगे और 3 फेस छुपे होंगे, तो जो दिख रहे हैं उनके अपोजिट पूछेगा। अब आपसे क्या पूछा है,
विच फेस इज अपोजिट टू द फेस हैविंग थ्री, थ्री के अपोजिट पूछा है। एक बड़ा ही सिंपल फंडा है। ये जो दो पोजीशन दे रखा है, क्या उनमें कोई नंबर कॉमन है? 4 और 4, बस इतने से ही काम हो गया। आपको उस कॉमन नंबर को सेलेक्ट करना है किसी एक पोजीशन से। सर 4, अब यहां से क्लॉकवाइज मूव करके नंबर्स को लिख देना है। जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 4 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 1 आएगा। क्या बोले? जो कॉमन नंबर है उसको सेलेक्ट कर लो और क्लॉकवाइज मूव करके उनका वैल्यूज जो जो नंबर्स आ रहे हैं वो लिख दो। तो सर पहले वाले में हमने कॉमन नंबर लिख दिया, अब दूसरे वाले में आते हैं। कॉमन नंबर 4, क्या बोले? क्लॉकवाइज मूव करो। जब यहां से क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 4 के बाद क्या दिखेगा? 2 और 2 के बाद 5। जिस नंबर के अपोजिट जो वैल्यू आ रहा है, जिस नंबर के नीचे जो वैल्यू आ रहा है वो उसका अपोजिट वैल्यू है। तो 3 का अपोजिट क्या होगा जी? 3 का अपोजिट 2 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा। तो सर 4 का अपोजिट क्या होगा? कौन सा नंबर बच गया? लेफ्ट आउट वैल्यू will be opposite to the common value या नंबर बोल दो। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। हमसे क्या पूछा है? 3 के अपोजिट क्या होगा? 3 के नीचे क्या आ रहा है? 2। आंसर ए। इतना सिंपल फंडा है। कॉमन को ले लो, वहां से क्लॉकवाइज करके लिख दो। तो आंसर क्या आया? ए चॉइस। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये है हमारा ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है फैमिली ट्री बेस्ड रिलेशन, एक होता है एक्सप्लेनेशन। कोई अपने रिलेशन को किसी और के साथ एक्सप्लेन करता है। स्टेटमेंट बेस्ड रिलेशन, ये स्टेटमेंट बेस्ड रिलेशनशिप है। क्या कह रहा है? पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, एक लेडी को पॉइंट कर रहा है। और कौन डिफाइन कर रहा है? गर्ल। गर्ल रिलेशन डिफाइन कर रही है। क्या? सी इज द, ये सी किसके लिए है? वो उस लेडी के लिए है। That lady is the only daughter-in-law of the grandmother of my father। ये माई कौन है? उस गर्ल की बात हो रही है जो गर्ल डिफाइन कर रही है। माई फादर्स ओनली सन। चलो आते हैं। ये वो गर्ल हो गई जो कि रिलेशन को डिफाइन कर रही है। उल्टा, हमेशा इसमें रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। क्या बोली? माई फादर्स ओनली सन, उसके फादर का एक लौता बेटा, ये उसके फादर हो गए। और इसके फादर का जो ओनली सन होगा वो इसका भाई हो जाएगा, इसका अपना भाई हो जाएगा, ये इसका ब्रदर हो गया। अब उल्टा जाना था। क्या कहे थे? उल्टा जाना था। ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, उसके फादर के बेटे की ग्रैंड मदर है। तो ग्रैंड मदर हुई मतलब क्या हुई? यहां हो गई, वो यहां हो गई। अब दैट लेडी इज द ओनली डॉटर इन लॉ। ओनली डॉटर इन लॉ मतलब होता है एक ही बेटा है और उसकी वाइफ। तो ओनली डॉटर इन लॉ, तो इसकी डॉटर इन लॉ कौन? यहां हो गई, ये वो लेडी है जिसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है। दैट लेडी, अब समझो इसको। सी लेडी, सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ grandmother of my father's son, my father's son grandmother, my father's son's grandmother's only daughter in law। तो भाई साहब पूछा क्या है? how is the lady related to the girl। ये जो लेडी है वो इस गर्ल की क्या है? मम्मी है। तो इस ऐसा क्वेश्चन हमेशा रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते हैं और जो प्रोनाउन है वो यहां से रिप्लेस कर लेंगे कि कौन कहने वाला और किसके लिए बात हो रही है। तो दैट लेडी इज द मदर ऑफ द गर्ल डिफाइनिंग द रिलेशन। आंसर क्या हुआ? बी चॉइस। चलिए अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग, ये हमारा पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। एक शीट ऑफ पेपर को इस डॉटेड लाइन के अबाउट फोल्ड कर दिए हैं। जब इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा? तो सुनो, ऑन अनफोल्डिंग the line about which
on unfolding the line about which folding is done behaves as the mirror। तो ये लाइन कैसा बिहेव करेगा? ये लाइन बिहेव करेगा मिरर की तरह। इसका इमेज बना देना है, देखो जरा सा क्या बनेगा, मजेदार सा बनेगा। ये जो दिख रहा है ये यहां कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्कल बन जाएगा, बहुत बड़ा सा सर्कल बना दिए जी। और ये कुछ इस तरह बनेगा, गड़बड़ बना दिए, ड्राइंग ठीक नहीं है। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब भाई साहब कंपेयर करो कौन सा इमेज ऐसा दिख रहा है। ऊपर में सर्कल, ये ऐसा पॉइंटेड, और ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। बस जब अनफोल्डिंग करेंगे तो द लाइन अबाउट विच फोल्डिंग इज डन बिहेव्स एज द मिरर। ये लाइन बिहेव करेगा मिरर की तरह, ये बिहेव करेगा मिरर की तरह, बिहेव्स एज द मिरर। चलिए ठीक है, आंसर क्या हुआ इसका? बी चॉइस। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब आता है इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर। हमारे पास यहां पे 3 रोज और 3 कॉलम्स का एक पैटर्न दिया हुआ है। इनमें कुछ रिलेशनशिप होता है क्या? आइदर रो वाइज होगा या फिर कॉलम वाइज होगा। हमें उस पैटर्न को फाइंड करना है, ये 2 गिवन रो या 2 कॉलम को यूज करके, और इस अननोन वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहां पे देखो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है। यहां क्या पैटर्न बन रहा है, फर्स्ट वाले रो को वेरीफाई करो तो आप कह सकते हो 11 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर क्या आया? 121 माइनस 49 72। इसको जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 36 होगा। यानी इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करना है, फिर 2 से डिवाइड करना है, तो मेरा थर्ड वाला वैल्यू आ जाएगा। अगले वाले में वेरीफाई करके देखते हैं। 18 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, 14 का होता है 196। जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 14 माइनस 6 8 टू 128। अब क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है 64। यानी सर पैटर्न तो यही लग रहा है। तो अननोन वाले में इसको अप्लाई कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं क्या वैल्यू मिलेगा। 17 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर बाई 2, यही तो करना होगा। दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस करके 2 से डिवाइड। 289 माइनस 81 अपॉन 2 कितना हुआ? 9 माइनस 1 8, 880, 204 बाई 2, आंसर हो गया 104। यानी यहां पे क्या आना है? 10। फर्स्ट और सेकंड रो वाइज पैटर्न लग रहा है। यहां पे क्या लग रहा है? यहां पे रो वाइज पैटर्न हो रहा है, यहां हो रहा है रो वाइज पैटर्न। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरा थर्ड वैल्यू आ जाएगा। तो आंसर हुआ इसका ए चॉइस, इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये हमारा एक पजल है, कैसा? सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का पजल है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है। ध्यान से ये करने होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से। एक सर्कल है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, कितने हुए? 1 2 3 4 5 7 लोग हैं, 7 पर्सन आर प्लेइंग कार्ड सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सब सेंटर को फेस करके टेबल पे बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये सब सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं सेंटर को फेस करके। अब कंडीशन क्या कह रहा है? रुक जाओ थोड़ा सा, ये यहाँ पे बन गया, ये थोड़ा सा इसको मूव करो। चलो यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, D इज नॉट द नेबर ऑफ C एंड B, यानी C और E के बगल में D नहीं होगा। चलो, A इज द नेबर ऑफ B एंड C, यानी A जो है, नेबर कहने का मतलब एक नेबर है B और C का, मतलब A के एक तरफ B होगा और एक तरफ C होगा। मान लो A यहां है, तो सपोज करते हैं B यहां है और C यहां। चलो अगले कंडीशन पे जाते हैं। अब पहला कंडीशन क्या कहा था भाई? D जो है वो C और E के बगल में नहीं बैठेगा। यानी भाई साहब D यहां नहीं बैठ सकता है, D को यहां मत बैठाना, E अभी मिला नहीं है। G हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, अब D के लेफ्ट में सेकेंड, D यहां नहीं बैठेगा। D यहां बैठता है तो लेफ्ट जो सेकेंड है, देखो सेंटर फेसिंग जब भी होता है, अगर सेंटर फेसिंग है तो हम एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करेंगे,
एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो वो राइट कहलाता है, वो कहलाता है राइट, और जब हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो वो कहलाता है लेफ्ट। अब क्या कहा है, जी जो है वो डी के सेकंड लेफ्ट में है, डी यहां नहीं बैठेगा, अगर डी यहां बैठेगा सेकंड लेफ्ट ऑलरेडी फुलफिल्ड है, कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो डी यहां बैठ सकता है या फिर डी यहां बैठ सकता है, तो हम लोग जी को बैठा सकते हैं। आगे क्या कहता है, जी इज द नेबर ऑफ ई एंड एफ, जी जो है वो ई और एफ का नेबर है, अगर तुम डी को यहां बैठाते हो तो जी यहां हो जाएगा, और जी को ई और एफ के बीच में बैठना है, यानी ये तो हो नहीं सकता, एक ही पोजीशन खाली है, एक सिंगल पोजीशन मिला, डी कहां बैठ सकता है भाई, तो डी सिर्फ और सिर्फ सर यहां बैठ सकता है। अब जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो सर जी डी यहां हो गया। अब क्या कह रहा है, अब बचा ई और एफ का, यानी ई और एफ यहां यहां होंगे। अब कहता क्या है, डी इज नॉट अ नेबर ऑफ ई, यानी भाई साहब अगर डी यहां है तो ई यहां नहीं होना है, तो कौन होगा यहां पे भाई, एफ यहां होगा और ई यहां होगा। ये हमारे 7 लोगों का अरेंजमेंट तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर पहले कैसे क्लिक होगा, चलो, बी इज बिटवीन ए एंड डी, भाई साहब बी जो है और पक्की बात है ए और डी के बीच में बैठा है, आंसर ये सही है। आगे वाले को जरा जस्टिफाई करते हैं, डी इज बिटवीन एफ एंड जी, डी जो है वो एफ और बी के बीच में है, एफ और जी के बीच में नहीं है। ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ये जी है, राइट क्या बोले, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, जी से एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो ई मिलेगा कि एफ मिलेगा, एफ मिलेगा ना, तो ई इमीडिएट लेफ्ट में है, एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट, एफ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज राइट में है, तो यहां पे लेफ्ट होगा और यहां पे राइट, ये तीनों गलत है, आंसर क्या हुआ, ए चॉइस, ए चॉइस। तो सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा कंडीशन को ध्यान से पढ़ना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा अल्फाबेट टेस्ट का है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड ट्विंकलिंग, each of which has as many letters as in the English alphabet। देखो एक चीज देख ध्यान से, कभी कभी पेपर्स में ये मेंशन करता है, कभी कभी नहीं करता है, जैसे यहाँ पे इस साल के पेपर में मेंशन नहीं किया था, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। यहाँ पे जब भी हम लेंगे क्या लेंगे, बोथ इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, अभी एक्सप्लेन करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे ट्विंकलिंग एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें अलग अलग अल्फाबेट्स है, तो कितने अल्फाबेट्स का पेयर ऐसा है जिनके बीच में नंबर ऑफ अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल होंगे। जैसे अगर आप बी और जी लेते हो, अगर आप बी और जी लेते हो, बी और जी लिखा हुआ है, इसके बीच में मान लो 4 अल्फाबेट दिया हुआ है, पी एल एम, तो इंग्लिश अल्फाबेट में बी और जी के बीच में कितने अल्फाबेट होते हैं, सी डी ई एफ, 4 होते हैं, यहां कितने हैं, 3, यानी ये एक पेयर नहीं बना रहा है, नॉट अ पेयर एज पर द रिक्वायरमेंट। तो क्वेश्चन आपका यही कह रहा है, तो हम लोग जरा इसको जस्टिफाई करें। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का सिंपलेस्ट अप्रोच है पोजिशनल वैल्यू लिख दो। पोजिशनल वैल्यू मतलब क्या हुआ, ए जब हम अल्फाबेट्स लिखेंगे 1 से 26 अल्फाबेट्स होते हैं, सबके नीचे जहां जो आ रहा है पोजीशन लिख दो। ए सबसे पहले आता है 1, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4, इसी तरह एम, एम कहां आएगा 13, एन 14, जेड कहां आएगा 26, टी कहां आएगा 20। तो इसी तरह इनका एक पोजिशनल वैल्यू लिख दो, किस पोजिशन पे आ रहे हैं, इस तरह आराम से नंबर्स में डील कर लोगे। TWINKLING, अब इनका पोजिशनल वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। टी कहां आता है, टी आता है 20th पे। अब डब्ल्यू कहां आएगा, टी, टी अगर 20th पे है तो यू वी डब्ल्यू, टी के बाद तीसरा अल्फाबेट है तो ये आएगा 23 पे। आई कहां आता है, ए बी सी डी ई, 5 हो गया, एफ जी एच आई 9, 9th पोजीशन पे आ रहा है। एन, एम कहां था 13th पे, तो एम के बाद अगला एन है 14। आई कितने पे है, 9th पे है, तो आई के बाद जे के, आई के बाद दूसरा अल्फाबेट यानी 9 के बाद ये 11, के के बाद वाला एल होता है 12, आई 9, एन कितना 14 और जी कितना आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, 7वां अल्फाबेट, 7वां अल्फाबेट। अब इसमें हमें वेरीफाई क्या करना है, कितना पेयर ऐसा है जहां पे नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग है। देखो भाई एक लाइन से देखते हैं, सिंपल जो है वो उठाओ पहले, एन और आई और के,
आई के बीच में सिर्फ एक अल्फाबेट आता है जे, और यहां भी सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट है। अगर नंबर पे जज करोगे तो 9 और 11 के बीच में एक ही नंबर आता है 10, और यहां भी एक ही है। तो ये हमारा जो कंडीशन बोला उसके अकॉर्डिंग ट्रू हो गया। अगला देख लो जरा सा, 11 12, 11 और 12 के बीच में के और एल के बीच में कुछ नहीं आता, कुछ दिया भी नहीं है, 2 हो गया। आगे देखो 12 14, 12 के बीच में एक 13 आता है, और देख लो एल के बाद एक एम आता है, एक ही आता है, एल और एन के बीच में एक ही है यहाँ पे, ये ट्रू हो गया। आगे देखो 7 और 9, 7 और 9 रिवर्स ऑर्डर, उल्टा जा रहे हैं, 9 से 7 उल्टा जा रहे हैं। तो 7 और 9 के बीच में एक 8 ही तो आता है, ही एच आई, एक एच ही आ रहा है ना, यानी ये 4 पेयर मिल गया। और भी है क्या कोई? आओ अब थोड़ा सा दूर दूर चेक करते हैं। 7 8 9 10 11 12, नहीं ये नहीं है। 9 से 14 चेक करो तो 9 10 11 12 13 14, एक पेयर यहां भी मिलके आ गया सर, एक पेयर सर यहां भी मिलके आ गया। देखो आई और एन के बीच में चेक करो, आई जे के एल एम एन, जितना इंग्लिश में होता है उतना ही अल्फाबेट है, बिल्कुल सही हो गया। और कौन बन रहा है? ये 14 देखो जरा, 14 15 16 17 18 19 20, ये नहीं बन रहा है। 14 15 16 17 18 19 20, ये नहीं बन रहा है। और कोई बनता हुआ दिख रहा है? चेक करो, चेक करो। 7 से 9 बन गया, 7 से 11 चेक करना जरा, 7 8 9 10 11, 7 से 11 तो बन गया, एक ये पेयर तो हमारा ट्रू हो गया। 7 से 11 ये हुआ 6, 7 8 9 10 11, उल्टा चेक कर लो, जी एच आई जे के एल, नहीं बना, 8 9 10 11 14, जी एच आई जे के बना कि नहीं बना? बन गया। अगर जी यहाँ है, के यहाँ है, तो जी और के बीच में क्या होता है? जी एच आई जे 3 होता है, यहां भी 3 दे रखा है। तो जैसे ही 6 मिला, आंसर क्या हो गया? डी, मोर देन 5। तो यहां आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, फिर भी फॉरवर्ड रिवर्स दोनों लेके काम करते हैं। तो ये था हमारा अल्फाबेट का क्वेश्चन, और कुछ है नहीं। तो ये 2020 और 21 के 10 क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा ध्यान दोगे अच्छे से क्लियर होगा बच्चा। बाकी सब्जेक्ट के लिंक, बाकी सब्जेक्ट का जो सॉल्यूशन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।